जाएगा। अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का लीज सरेंडर होता है, यानी कि वो ये प्रॉपर्टी है, उसकी लीज को कोई जो जो उसमें रह रहा है प्रॉपर्टी पट्टेदार उसको सरेंडर करता है, चाहे वह एक्सप्रेसली सरेंडर कर रहा हो या फिर इम्प्लाइड सरेंडर कर रहा हो, तो वह सरेंडर पहले से दिए गए, यानी कि जो सरेंडर कर रहा है पट्टेदार उसने पहले से संपत्ति की पूरी संपत्ति या फिर उसके किसी भाग को के पट्टे को प्रभावित नहीं करेगा। जो उसने पहले से ऑलरेडी दे के रखा है, कोई भाग हो सकता है, कोई भाग हो सकता है या फिर कोई संपत्ति हो सकती है पूरी, ठीक है, उसने ऑलरेडी पट्टे पे देख रखा है, वो पट्टे पे यानी कि सबलीज होगी, उसमें से कोई हिस्सा उसने किसी और को भी दे दिया पट्टेदार ने, तो वो सबलीज हो जाती है, ठीक है, उसको प्रभावित नहीं करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आज हमारा ट्रांसफर प्रॉपर्टी का सेक्शन 115 है, जिसमें बात की गई है कि जब्ती और सरेंडर, यानी कि पट्टे की जब्ती और सरेंडर से जो उप पट्टा है, सब लीज आपने की है, उस पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो उसके बारे में ये सेक्शन है कि भाई कोई जब्ता पट्टा है वो जब्त कर लिया जाए या फिर सरेंडर कर दिया जाए, तो उससे उप पट्टे पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कि वो जारी रहेगा कि ख़त्म हो जाएगा। तो उसी के ऊपर ये सेक्शन 115 है, इसको समझते हैं भाई क्या है। इस मैटर को समझने से पहले हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं ईजी, ठीक है, ताकि जल्दी समझ में आ जाए। धारा 115 कहता है कि पट्टे के जब्ती, फोरफीट जब्ती और सरेंडर का उप पट्टे पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट क्लॉज हमारा, इसमें क्लॉज नहीं है लेकिन मैं थोड़ा इजी करने के लिए 3 क्लॉज बना दी है, तो इजी समझ में आ जाएगा। अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का लीज सरेंडर होता है, यानी कि वो ये प्रॉपर्टी है, उसकी लीज को कोई जो उसमें रह रहा है प्रॉपर्टी पट्टेदार उसको सरेंडर करता है, चाहे वह एक्सप्रेसली सरेंडर कर रहा हो या फिर इम्प्लाइड सरेंडर कर रहा हो, तो वह सरेंडर पहले से दिए गए, यानी कि जो सरेंडर कर रहा है पट्टेदार उसने पहले से संपत्ति की पूरी संपत्ति या फिर उसके किसी भाग को उप पट्टे पे उसके पट्टे को प्रभावित नहीं करेगा। जो उसने पहले से ऑलरेडी दे के रखा है, कोई भाग हो सकता है, कोई भाग हो सकता है या फिर कोई संपत्ति हो सकती है पूरी, ठीक है, उसने ऑलरेडी पट्टे पे देख रखा है, वो पट्टे पे यानी कि सबलीज होगी, उसमें से कोई हिस्सा उसने किसी और को भी दे दिया पट्टेदार ने, तो वो सबलीज हो जाती है, ठीक है, उसको प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन वह शर्तें हैं इसमें कि उप पट्टे के जो टर्म्स कंडीशन है, यानी कि जो छोटा वाला पट्टा हमने दिया है उप पट्टे पे, उसमें जो टर्म्स और कंडीशन होनी चाहिए वो मूल पट्टेदार, जो मूल पट्टेदार है, जो यानी कि जो जिसने पूरा पट्टा खरीदा है, इतने छोटे का नहीं, पूरा पट्टा खरीदा है, उसमें जो टर्म्स कंडीशन है उसके वैसे ही होनी चाहिए, ठीक है, सिवाय रेंट की राशि को छोड़ के। रेंट कुछ और हो सकता है क्योंकि उसने छोटा हिस्सा लिया है, 500 रुपये हो गया मान लो, इसका 10,000 था, तो रेंट की राशि को छोड़ के बाकी टर्म्स कंडीशन एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब नेक्स्ट क्या कहता है, इसमें तो क्या है, सरेंडर होता है तो वो यहाँ पे क्या है, प्रभावित नहीं करेगा, सीधी बात है, ठीक है। भले ही तुम सरेंडर कर दो अपना हिस्सा, लेकिन टर्म्स कंडीशन बराबर नहीं चाहिए, रेंट अलग हो सकता है, इतना याद रखना कि तुम सरेंडर करोगे तो पट्टे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, लेकिन अगर सरेंडर नए पट्टे के उद्देश्य से नहीं किया गया है, मतलब कि इसने ऐसा कोई इंटेंशन के साथ नहीं किया है कि मैं वापस से उस पट्टे में वापस आ रहा हूँ, ऐसा कोई इंटेंशन इसका नहीं था, और लेकिन इसने सरेंडर कर दिया, कोई भाग गया, दूसरा कोई प्रॉपर्टी, कोई दूसरा प्रॉपर्टी पट्टे पे ले ली, ठीक है, इसने मतलब ये वापस आने की सोच में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उप पट्टेदार जो सबलीजी है उसके द्वारा जो पेबल रेंट होगा, वो जितना भी रेंट पे करता था पहले उसको देता था, क्योंकि जो पहले जो पट्टेदार था उसको देता था ये, तो क्योंकि अब वो छोड़ चुका है, सरेंडर कर दिया उसने वापस नहीं आने के लिए, इतना याद रखना। तो जो रेंट अब वो उसको देता था, अब किसको देगा, अब पट्टाकर्ता को दे होगा, ठीक है। और प्लस इससे जुड़े जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे अब वो कौन परफॉर्म करेगा, पट्टाकर्ता परफॉर्म करा सकेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्लॉज हो गया। अब थर्ड क्लॉज कहता है कि जब्ती का प्रभाव, यानी कि यहाँ तो हमने सरेंडर कर दिया, सरेंडर का क्या प्रभाव क्या होता है भाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जब्ती में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर पट्टा जब्त होता है, यानी कि पट्टाकर्ता प्रॉपर्टी को जब्त करता है, तो उससे सभी उपपट्टे समाप्त हो जाएंगे। मतलब क्या है भाई, जितनी भी सब लीज होंगी वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी यदि जब्ती होती है तो। सरेंडर के केसेस में नहीं है, लेकिन जब्ती के केसेस में ये ख़त्म हो जाते हैं। अब एक्सेप्शन है कि कब ऐसा पट्टा सबलीज है वो कब ख़त्म नहीं होगी, वो है ये 2 पॉइंट है। जब पट्टाकर्ता ने उप पट्टेदार को धोखा देने के उद्देश्य से सिर्फ जब्ती की हो, मतलब कि उसने इस रीज़न से जब्ती की है कि मैं एक जो सबलीज है उसको ख़त्म करवा सकूं, उसने धोखे से उसको खाली करवाने के लिए ऐसे कुछ हथकंडे अपनाए, वो बताऊंगा मैं कैसे हथकंडे अपनाएगा, ठीक है। तो उस रीज़न से उसको खाली करवाना चाहता है धोखा देके, ठीक है। एक तो इस रीज़न से तो उसको वो जो पट्टा है वो रद्द नहीं होगा। सेकंड है 114, वो कोर्ट में जाता है, सेक्शन 114 हमने पढ़ा था,
वो देख सकते हो वीडियो। और 114 में कहता है कि जब्ती के खिलाफ रिलीफ, जो पट्टेदार है उसने क्या है, जब्ती के खिलाफ रिलीफ ले लिया है 114 में। 114 में क्या था, वो रेंट पे कर देता है तो कोर्ट उसको रहने की परमिशन दे देता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ग्रांट कर दिया रिलीफ, तो अब तुम उससे खाली नहीं करवा पाओगे। तो इस 2 कंडीशन में एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। और यहाँ पे जब्ती के केसेस में पट्टा रद्द हो जाएगा सिवाय इन 2 कंडीशन को छोड़ के। ठीक है, सरेंडर के केसेस में क्या है, सरेंडर के केसेस में प्रभावित नहीं होगा सबलीज। ठीक है, अब चलते हैं हमारा ये सेक्शन। स्थावर संपत्ति के पट्टे का अव्यक्त या फिर सरेंडर, अभिव्यक्त और विवेचित सरेंडर का प्रतिकूल प्रभाव संपत्ति के या फिर उसके किसी भाग के उपपट्टे पर नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ लिया हमने। जो पट्टेदार द्वारा उस निबंधनों टर्म्स कंडीशन पहले से ही अनुदत्त कर दी गई हैं, यानी कि उसको जो टर्म्स कंडीशन थी वो सेम टू सेम है। भाटक की रकम के बारे में सिवाय उनको छोड़कर समान भी ही, यानी कि जो टर्म्स कंडीशन है उसकी सेम टू सेम है, लेकिन रेंट की रकम को छोड़ के सेम टू सेम वही है, सारा तो वही है जो मूल पट्टे की है। जो मूल पट्टा है उसके जैसी है, लेकिन जब तक अव्यर्पण यानी कि जब तक जब्ती का नया पट्टा अप्राप्त करने के प्रयोजन से नहीं किया गया हो, वो पट्टेदार यानी कि जो जब्ती की गई है नया पट्टे, यानी कि जो वाला पॉइंट है ये वाला, ठीक है, जी वाला, ठीक है, वापस उद्देश्य ना किया गया हो, वहाँ वो पट्टेदार द्वारा देय जो भाटक होगा और जो संविदाएं होंगी वो इन पट्टाकर्ता को दे होंगी, यानी कि जितना भी रेंट वो हम जहाँ पे पे कर रहे थे, ये वाला रेंट कहाँ, ये वाला रेंट हम पट्टाकर्ता को देने लगे थे क्योंकि वो भाग गया था। तो और को कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में हम पट्टाकर्ता को वो इन्फोर्स करा सकेगा पट्टाकर्ता। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब ये लास्ट वाला है, ऐसे पट्टे का जब्ती सरेंडर ऐसे सब पट्टे को सिवाय बातिल कर देता है जहाँ ऐसा समर्पण पट्टाकर्ता वो पट्टेदारों को कपट वंचित करने की आशा है, ये वाला धोखा देने की आशा से, या फिर समर्पण की मुक्ति 114 के तहत अनुदत्त कर दी हुई, 114 के अंदर रिलीफ उसने कोर्ट्स के ग्रांट करवा लिया हो, तो उस केसेस में हम उससे खाली नहीं करवा पाएंगे। अब समझते हैं भाई कि भाई ये सरेंडर की ज़रूरत इसको क्यों पड़ रही है। जो पट्टेदार है वो सरेंडर क्यों कर रहा है, पट्टादार क्यों सरेंडर करता है, भाई समझ लेते हैं। अगर पट्टेदार को नई किसी बेहतर टर्म्स कंडीशन पर कोई समझौता करना है, यानी कि लीज डीड को नई तैयार करनी है, कुछ नई टर्म्स कंडीशन जोड़नी है, इसलिए वो पहले पट्टे को सरेंडर कर रहा है, फिर दोबारा दूसरा पट्टा करेगा, यानी कि लीज की जो वो है डीड वगैरह वो दोबारा तैयार करवाएगा, इसलिए वो पट्टा सरेंडर कर रहा है। तो वह पहले से मौजूद जो उसको पहले थी उससे लीज को सरेंडर कर सकता है। ऐसा करने से जो ओरिजिनल लीज है वो समाप्त हो जाती है और नई लीज नए टर्म्स कंडीशन के साथ बनाई जा सकती है, इसलिए वो पहले लीज को ख़त्म करके लेकिन इसलिए तो यहाँ पे ये पॉइंट डाला गया था कि भाई वो वापस उद्देश्य से नहीं होना चाहिए, वापस आ जाएगा तो फिर मैटर अलग हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन उठता है कि जब्ती के केसेस में जो सब लीज है समाप्त क्यों हो रही है, तो क्यों वो पट्टे समाप्त हो जाएंगे, यानी कि जब्ती के केसेस में क्यों जब्त हो रहा है। फोरफीट का मतलब होता है कि मूल लीज जो मेन लीज है कानूनी उल्लंघन के कारण से या फिर शर्तों के उल्लंघन के कारण से या फिर अन्य किसी कारण से समाप्त हो रही है, लीज समाप्त हो रही है। जब मुख्य लीज ही समाप्त हो गई भाई आपकी, तो उससे जुड़े जितने भी सब लीज होंगे, भाई मेन लीज है, मेन लीज में तुम 10 सब लीज कर दो, अब तुम्हारी मेन ही खत्म हो जाएगी तो सब लीज का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उनका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, क्योंकि सब लीज के अधिकार मुख्य लीज पर आधारित होते हैं भाई। ठीक है, तो जैसे ही मुख्य लीज जब्त हो जाएगी तो उससे जुड़े जितने भी सब लीज होंगी, पट्टे होंगे, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि पट्टाकर्ता धोखा दे के कैसे खाली करवा सकता है और कब वो बच जाएगा। अगर धोखा दिया तो तुम जब्ती से तुम्हें वैसे ही राहत मिल जाएगी, एक्सेप्शन है। ठीक है, अब ये धोखा देगा कैसे धोखा देगा वो समझते हैं। पट्टाकर्ता है वो पट्टेदार के साथ फ्रॉड तब कर सकता है जब वह जानबूझकर पट्टेदार के फोरफिट की ओर ले जाए और वो पट्टेदार के अधिकारों को समाप्त करना चाहता है, यानी कि दोनों जो पट्टा करता है और पट्टेदार इससे बोलता है कि भाई तू वायलेशन कर दे, शर्त का उल्लंघन कर दे तो मैं इससे खाली करवा लूँगा, तू तेरा खाली होगा तो ये अपने आप खाली कर देगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कहता है उल्लंघन कराने के उद्देश्य से, यानी कि पट्टाकर्ता पट्टेदार को शर्त उल्लंघन करने के लिए उकसाता है कि तू शायद पट्टा का शर्त का उल्लंघन कर दे, आपस में ये सहमति कर लेते हैं, तू शर्त उल्लंघन कर दे तो हम इससे अपने आप खाली करवा लेंगे। तो ये हो गया धोखा देने के उद्देश्य से। सेकंड क्या है, गलत आरोप लगाकर। पट्टाकर्ता क्या है, पट्टेदार पर झूठे आरोप लगा सकता है जिससे कि लीज का उल्लंघन माना जाएगा और लीज लहसर जो पट्टा करता है फोरफीट का आधार बना लेगा, जब्ती करने का आधार बना लेगा और उससे सब लीज भी समाप्त हो जाएगी।
ठीक है, इस तरह भी तुम क्या है धोखा दे सकते हो। थर्ड है जब्ती के क्लॉज का मिसयूज। जब्ती का क्लॉज था उसका मिसयूज कर सकता है, यानी कि लीज में फोरफिट क्लॉज होते हैं जो छोटी छोटी गलती पर लीज समाप्त करने का अधिकार देते हैं पट्टाकर्ता को, और अगर पट्टाकर्ता क्लॉज का अनुचित उपयोग करता है तो सब लीज के अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे। तो इस कारण से भी हम धोखा दे के उद्देश्य करा सकते हैं। तो ये कौन 4 पॉइंट है जो देख लेना आप लोग, ठीक है, कि क्यों धोखा देने के उद्देश्य होता है। अब एग्जाम्पल हो रहा है, इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए एक किराएदार ने मकान मालिक से एक संपत्ति लीज पर ली और फिर उसी लीज को उप लीज पर किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया, यानी कि पहले उसने लीज पर ली फिर सब लीज कर दी किसी और को। और यदि किराएदार अपने पट्टे का समापन यानी कि जब वो सरेंडर कर रहा है तो उस लीज को जारी रहेगी, तो जो सब लीज है वो जारी रहेगी, और वो पट्टेदार जो उसमें रह रहा था अब सीधे तौर पर मकान मालिक को किराया दे सकता है, क्योंकि भाई उसका तो छुटकारा हो गया, तो अब ये मकान मालिक को जो रेंट है वो दे सकता है। लेकिन अगर किराएदार का नया पट्टा जब्त कर लिया जाता है, भाई सरेंडर नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे क्या है फोरफिट हो रहा है, जब्ती हो रही है, तो सब लीज समाप्त हो जाएगी, सिवाय जो कंडीशन हमने यहाँ पे देखी थी, ये एक्सेप्शन, इसमें जब्ती नहीं होगी। तो ये सेक्शन क्लियर होता है 115 जब्ती और सरेंडर के बारे में। उस पर उपलीज सब लीज का कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये मैंने इतना बता दिया है कि इसमें आपका पूरा एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन डाउट थे वो मैंने क्लियर कर ही दिए हैं कि सरेंडर क्यों करता है और पट्टा समाप्त क्यों हो जाता है जब्ती के केसेस में, और धोखा देने कैसे धोखा देगा, तो उसका इम्पोजिट 5 क्लॉज बनाए हैं, इनको लॉन्ग डाउन कर लेना तो हो जाएगा। अब ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको कर ही लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।